इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 ऑफ Q। हमने कहा था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू K। तो हमारे पास एक रिलेशन आया था कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 ऑफ K। अब देखिए जो K यहां पे आया है, दिस K इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। और एक्चुअली ये होता है यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों होता है इसको समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज कोई रिएक्शन मैंने लिखी कि A प्लस B ऑफ B, ये गैस और यहां से C ऑफ C प्लस D ऑफ B, ये गैस। तो जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक्टिविटी की टर्म्स में लिखा जाता है। K इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ C पावर C, एक्टिविटी ऑफ D पावर D, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में एक्टिविटी ऑफ A पावर A, एक्टिविटी ऑफ B पावर B। अब एक्चुअली एक्टिविटी क्या होती है कि फॉर गैस हम एक्टिविटी लिखते हैं इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन स्टैंडर्ड प्रेशर। अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 बार मान लेता हूं यूनिट, तो एक्टिविटी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? पार्शियल प्रेशर से। तो अगर मैंने पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा Kp, पार्शियल प्रेशर C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। जैसे ही मैंने सारे एक्सप्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस किया, ये क्या चीज बन जाएगी? Kp। एक्टिविटी को फॉर सॉल्यूशन और गैस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर सॉल्यूशन या ऑब्लिक गैस। हम एक्टिविटी को A बराबर लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मानी गई है। तो मैं एक्टिविटी को क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, D की पावर D, कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A, कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। अब जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें एक्टिविटी आ रही है, और एक्टिविटी यहां से इनका रेशियो है जो यूनिट सेम होगी दोनों की, तो एक्टिविटी इज बेसिकली यूनिटलेस। अगर एक्टिविटी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस होगी यहां से। अगर एक्टिविटी यूनिटलेस है तो K क्या होगा? यूनिटलेस, ठीक है। इसलिए Kc भी क्या होगा? यूनिटलेस, और Kp भी क्या होगा? यूनिटलेस। तो हमने इनिशियल में चैप्टर स्टार्टिंग में Kp और Kc की यूनिट लिखी है। Kc की यूनिट मोल पर लीटर पावर डेल्टा Ng और Kp की यूनिट ATM की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अब मैंने वहां ये बोला था कि अगर किसी ऑप्शन में ये आ जाए कि दे आर यूनिटलेस क्वांटिटी तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, समझ बात। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन कहीं नहीं दिखे यूनिटलेस और आपको मोल पर लीटर की टर्म में लिखा हुआ हो तो फिर अपन डेल्टा Ng से सोल्व करके लिख देंगे, ठीक ना। तो वास्तव में तो ये सारे ही क्या होते हैं? यूनिटलेस। उसका बेसिक क्या है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही Kp या Kc डिफाइन करते हैं। If I have substituted activity with pressure, it becomes Kp. If I have substituted activity with concentration, it becomes Kc. ये बात समझ आ गई है, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में वो डेल्टा G नोट देकर K पूछे, Kc पूछे, तो हम इस K को Kc मान लेंगे। अगर वो Kp पूछे तो हम उसे Kp मान लेंगे। क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था कि क्या क्वेश्चन बन सकता है कि K देकर क्या पूछ सकता है? डेल्टा G, या उल्टा वाइस वर्सा डेल्टा G नोट देकर K पूछ सकता है। चलिए नोट कीजिए इसे। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा G नोट बराबर डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। अब नोट मैंने लगा दिया है, तो इसमें और इसमें फर्क ये है,
नोट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी फंक्शन के ऊपर हम नोट लगा देंगे तो इसका मतलब मेजरमेंट हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया हुआ है। ठीक। जी का मतलब होता है गिब्स एनर्जी। ठीक। एच का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ठीक है, रिएक्शन के दौरान। और एस का मतलब होता है एंट्रोपी, जो कि थर्मोडायनामिक्स से डिटेल में पढ़ाई जाती है। अगर मैं यहां पे डेल्टा जी नोट को रिप्लेस कर दूं -2.303 RT log 10 K बराबर, मैंने क्या किया, इस फंक्शन की जगह ये लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। इधर मैं डिवाइड कर दूं इसको तो log 10 K बराबर यह आ जाएगा डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 RT। ठीक। अब इस फंक्शन में आप ये देखिएगा कि यहां पर ये जो दोनों फंक्शन है हम इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब एक बार जेई ने क्वेश्चन ये पूछा है कि डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट, तो वास्तव में तो ये है कि डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये आंसर था उसका, जो कि हम बाद में आगे पढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किरचॉफ इक्वेशन आती है थर्मोडायनामिक्स में, वहां से बताया जाएगा। डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इट इज कांस्टेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब यह है कि इट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट होता नहीं है, इट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। शॉर्ट टेम्परेचर चेंज का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम 27 डिग्री से 30 डिग्री कर दें, थोड़ा सा चेंज करें टेम्परेचर, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा डेल्टा एच नोट में, तो हम उसको ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं कि जब मैं कर्व बनाऊंगा तो इनको कांस्टेंट मान के कर्व बनाऊंगा। वास्तव में कांस्टेंट है नहीं। अगर मैं इनको कांस्टेंट बोल रहा हूं इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहे। लेकिन वास्तव में जी ने पूछा था कि डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट रॉन्ग और फॉल्स, फॉल्स हो गया। डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट वी कैन अज्यूम इट एज अ कांस्टेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ना प्रेशर आ रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। ये मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट बोला था, आपको याद हो तो, कि केपी एंड केसी इज अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर। अब हम इसके लिए कर्व ड्रॉ करेंगे रिएक्शंस के लिए। अब मैं इसमें कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, केस फर्स्ट में ले रहा हूं कि डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। और इसमें मैं पहली चीज ले रहा हूं कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। हीट रिक्वायर्ड होगी तो डेल्टा एच हम इसके लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक। हीट रिक्वायर्ड का पता कैसे लगेगा कि ए से बी हमें लिख दिया, साथ में डेल्टा एच लिख दिया सपोज +30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल। या फिर मुझे ऐसे लिख दिया कि A + 30 किलो जूल इज इक्वल टू B। अगर हम किसी रिएक्टेंट को हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन रिक्वायर्स हीट एंड दैट बिकम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं किस किस के बीच में, log 10 K वर्सेस 1/T। फंक्शन कौन सा है, 1/T इधर, ठीक है, 1/T ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पहले ये 1/T 0 कर दूं तो इंटरसेक्ट कितना होगा, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 R। सही है। अगर मैं इस फंक्शन को बढ़ाता जाऊं
1/t को, तो ये पूरी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी और माइनस में बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो कर्व आएगा इस तरीके से। अगर एक कर्व ऐसा आया, इसका स्लोप क्या होगा बताइए? माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 r, सही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये x एक्सिस पे, समझ पा रहे हैं ना सब लोग, मैथमेटिक्स का पार्ट है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप चूंकि डेल्टा एच नोट की वैल्यू में पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए ओवरऑल स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसलिए कर्व क्या कर रहा है? बात समझ आ गई? अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं तो 1/t की वैल्यू कम होती जाएगी। 1/t अगर कम होगा तो ये चीज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब log 10 k की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर log k की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो k की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और k बढ़ता जाएगा इसका मतलब प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा, और अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड। ठीक, यानी कंक्लूजन मुझे पता लग गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाने पर के घटेगा, उल्टा के बढ़ेगा मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? और के घटेगा रिएक्शन किधर जा रही है? ये रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझिए बात। अब इसको वैसे लॉजिकली देखें। अब एंडोथर्मिक किसको बोलना है? जिसको हीट रिक्वायर्ड है। अगर आप ऐसी रिएक्शन जिसको हीट रिक्वायर्ड है उसे टेम्परेचर देना चालू करो, टेम्परेचर बढ़ा उसका, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। उसे टेम्परेचर की जरूरत है और टेम्परेचर दे रहे हो आप, तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, रिएक्शन किधर जाएगी? फॉर्म। और प्रोडक्ट ज्यादा बना, इसका मतलब के की वैल्यू है ना। तो ये चीज से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। नोट कीजिए फटाफट। केस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक हम किसको बोलते हैं? जहां पे हीट रिलीज होती है, रिलीज्ड। जहां हीट रिलीज होगी उसके लिए डेल्टा एच क्या मानते हैं? नेगेटिव। या तो डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो, उससे पता लग जाएगा, या फिर वो आपको ऐसे दे सकता है कि ए से बी बना रहा हूं और बी के साथ 30 किलो जूल लिख दिया। कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है मतलब हीट रिलीज, प्रोसेस बिकम्स। ठीक, अब हम डेल्टा एच को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि कर्व अगर मैं खींचू इसमें, तो log 10 k वर्सेस 1/t, इंटरसेक्ट वही होगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। अब की बार कर्व जाएगा इस तरीके से। क्यों जाएगा? क्योंकि स्लोप अपने पास कितना है? माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 r। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बढ़ेगा ऐसे। इस एक्सिस से इसका एंगल में मान लेता हूं थीटा, तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। अगर मान लो मैं ये बोल देता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है ना। क्या चीज पूछ लेगा? डेल्टा एच। तो थीटा 45 डिग्री है तो 1 हो गया, तो डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 r। अब r की कौन सी वैल्यू यूज कर सकता हूं मैं? अगर मैंने r 8.314 माना तो आंसर किस में आएगा? और अगर मैं r को कैलोरी में मानू, 2 मानू, तो आंसर कैलोरी। कर सकते हैं, लास्ट क्लास में अपन कर लिया ऐसा। चलो कंक्लूजन पे आते हैं अपन इस पे। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो 1/t की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर मैं 1/t को कम करता जाऊं इधर, तो log की वैल्यू भी कम होती जाएगी।
log 10 के कम होता गया तो k की वैल्यू भी कम होती जाएगी। k कम हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट भी कम होता जाएगा। अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर चल रही है? तो एंडोथर्मी के रिजल्ट का जस्ट उल्टा रिजल्ट इसमें आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाने लगी? क्यों जाने लगी? क्योंकि इसे हीट रिलीज कर रही थी ना, यानी इसको तो क्या है, कम टेम्परेचर चाहिए, इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, एंडोथर्मी को टेम्परेचर हाई चाहिए, इसको लो चाहिए। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, आप उसका टेम्परेचर हाई कर दे रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाने लग गई? बैकवर्ड। ठीक, करो से समझ गए बात? ठीक, चलो आगे देखते हैं। कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो K की वैल्यू कम हो गई, K कम हो रहा है, रिएक्शन किधर जा रही है? और टेम्परेचर कम कर दूं तो उल्टा K की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिएक्शन किधर जाएगी? अब इसका समरी केवल एक पॉइंट से समझा जा सकता है। दिमाग में हम रखें एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन किधर गई? फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करूं, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड गई, K बढ़ा, टेम्परेचर कम किया, K घटा, उसका अपोजिट रिजल्ट हम किसमें लगा दें? तो एक ही रिजल्ट याद करने की आवश्यकता है हमें, ठीक। चलिए सेकंड केस में ले रहा हूं, सपोज डेल्टा S नॉट लेस देन 0 होता, मतलब नेगेटिव, और डेल्टा H नॉट भी लेस देन 0 होता, कर्व कैसा आता है ये बताइए? log 10 K वर्सेस 1/T, बताओ। नीचे से ये समझ गए बात? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये इंटरसेक्ट कितना होता? डेल्टा S नोट अपॉन 2. तो एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है ना, कि आपको ये नेगेटिव देकर और नेगेटिव देकर कर्व का नेचर पूछ ले, और अगर मान लो ये पॉजिटिव होता तो कैसा जाता? तब यहां से, ठीक। तो अगली चीज है ये कर्व ड्रॉ करना। अब यहां इस टॉपिक से हमें क्या चीज पता लगी है थर्मोडायनामिक्स से, कि K इज डिपेंडेंट ओवर टेम्परेचर, लेकिन K बढ़ेगा या घटेगा डिपेंड्स ऑन द डेल्टा H नोट। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे K कम होता जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन। नोट करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग composition of equilibrium mixture। अब एक बात पे यहां से ध्यान दें अपन, अगर मैं यहां लिखता कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केवल एक ही फैक्टर आता, टेम्परेचर। लेकिन अभी हम कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, कौन सा इफेक्ट ले रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल्स, यानी कि हमें देखना है कि मोल्स ऑफ मिक्सचर पे कौन कौन सी चीज फर्क डाल सकती है। मोल्स ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स। सपोज इक्विलिब्रियम पे 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, और सबके मोल एक एक है। मैं कोई भी ऐसा चेंज करूं जिससे ये मोल्स चेंज हो जाए, तो फिर मैं उसको क्या, किस कैटेगरी में लूंगा? इस कैटेगरी। अब यहां पे बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं कंपोजिशन चेंज करने वाले, तो इसे देखने के पहले हम देख रहे हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में अब इसने क्या बोला है, सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं मैं, इफ एनी चेंज, for the example concentration, pressure etc. is done at equilibrium, ठीक है, then equilibrium will shift
in the direction where it can reduce या it can minimize this effect. मतलब ये रूल है एक्शन और रिएक्शन का, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई भी हम एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब बहुत सिंपल वर्ड में समझे, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। कहां जा रही है ये मुझे नहीं पता है। प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगी। सारी चीजें ऐसे ही उल्टी है। ली चैटेलियर क्या बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने कोई भी डिस्टरबेंस किया, ठीक है, तो रिएक्शन उस डिस्टरबेंस को कम करने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? सो दैट इट अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम। जैसे आप चेंज करोगे, जैसे मोल बढ़ा दिया आपने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़े रहेगा, फिर वो क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्यू और के में फर्क होगा, रिएक्शन क्यू किसके बराबर होना चाहेगा? वापस के बराबर। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम लाना चाहेगी। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो हमने इफेक्ट ऐड किया है वहां पे, उस इफेक्ट को मिनिमाइज रिड्यूस करने की कोशिश करेगी इक्वेशन, और रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल अपोजिट काम करेगी। आपने प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन उस बढ़े हुए प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी। तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर प्रेशर कम हो सके, ठीक है ना। अब किधर कम होगा ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसका उल्टा किसको करना है? रिएक्शन को। बात समझ आ गई? इट कैन मिनिमाइज दिस इफेक्ट, ठीक। चलो आगे देख रहे हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहले मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो ए से बी, और मैंने इसका के लिख दिया बी अपॉन ए। के इज ए कांस्टेंट। अब यहीं से सोचेंगे, अब अगर मैं ए बढ़ाऊंगा तो इसको कांस्टेंट करने के लिए बी भी बढ़ना चाहिए। अगर मैं ए कम करूंगा तो इसको कांस्टेंट करने के लिए बी भी कम होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां सोच सकते हैं। इसी को मैं लिख रहा हूं। पहला, concentration of reactant is increased, ठीक। ये तो हमने चेंज किया है कि concentration रिएक्टेंट की बढ़ा दी, कुछ मोल हमने डाल दिए, ठीक है। रिएक्टेंट अगर हमने बढ़ा दिया है तो इफेक्ट क्या होगा? उल्टा। क्या उल्टा इफेक्ट होगा कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मस्ट डिक्रीज। सही ना? रिएक्टेंट डिक्रीज कैसे होगा? जब रिएक्शन किधर जाए? जब फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होने लग जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। कब तक? टिल इक्विलिब्रियम। सही है? तो यहीं से देख लो, अगर हमने ये बढ़ाया तो इसे कांस्टेंट रखने के लिए ये बढ़ना चाहिए, और प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन थोड़ी देर किधर जा रही है? थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये कम हो गया और ये बढ़ गया, तो वापस ये एडजस्ट होके किस वैल्यू को अटेन कर लेगा? हम सोचेंगे कैसे? रिएक्टेंट बढ़ाया तो प्रोडक्ट भी उल्टा, ये देख लें रिलेट करके, ठीक। या फिर ऐसे सोच लें कि रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्टेंट कम होना चाहिए। रिएक्टेंट कम कैसे होगा? फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट मस्ट इंक्रीज, ठीक। दूसरा इफेक्ट में ले रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, अब इफेक्ट क्या होगा? रिएक्शन को तो उल्टा करना है। रिएक्टेंट डिक्रीज किया है
तो एक तरह से रिएक्टेंट बढ़ना चाहिए। रिएक्टेंट कब बढ़ेगा? अगर रिएक्शन इधर चल रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होता जाएगा? घटेगा। यानी आप यहां से देख लो, मैंने ये कम किया तो इसको कांस्टेंट करने के लिए प्रोडक्ट भी कम होना चाहिए। कम हो रहा है प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर चल रही है? बैकवर्ड चल रही है। इसका मतलब क्या चीज बढ़ी? रिएक्टेंट। हुआ क्या? उल्टा हो गया ना, एक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट। तीसरा फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। चलिए, इफेक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बढ़ा दिया मैंने तो रिएक्शन प्रोडक्ट कम करेगी, प्रोडक्ट कम करेगी तो रिएक्शन किधर जाएगी? अगर बैकवर्ड गई तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रोडक्ट को कम कर रही है, और प्रोडक्ट कम होगा तो वाइस वर्सा रिएक्टेंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यहीं से देख लो, प्रोडक्ट बढ़ाया मैंने तो इसको कांस्टेंट करने के लिए रिएक्टेंट भी बढ़ना चाहिए रेशियो से। ठीक, उसके बाद फोर्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, हम बोले डिक्रीज्ड। बताइए इफेक्ट क्या होगा? अब प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्शन को तो उल्टा करना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है। प्रोडक्ट किधर बढ़ता है? फॉरवर्ड। थोड़ी देर के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट कम होता जाएगा, किसमें बदलता जाएगा? प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अब ये बताइए, इन चारों कंडीशन में से फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? पहला और चौथा। क्यों? क्योंकि फेवरेबल का मतलब है मोर प्रोडक्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कि फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब ही यही है कि रिएक्शन प्रोडक्ट बढ़ता जाए, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी रिएक्शन किधर जानी चाहिए? अभी बताइए कि इन दोनों कंडीशन में से ज्यादा बेटर कंडीशन कौन सी है, पहली या चौथी? फोर्थ इज बेटर देन फर्स्ट स्टेप। देखिए, हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट लेने के दो तरीके हो गए, या तो मैं रिएक्टेंट बढ़ा दूं या प्रोडक्ट बने हुए को निकाल लूं। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिकली ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, लेकिन जो रिएक्टेंट मेरे पास पड़ा हुआ है उसी में से मैं प्रोडक्ट को हटाता जाऊं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती जाएगी? तो ज्यादा अच्छा ये ना कि बाहर से कुछ लाके डालने की बजाय जो प्रोडक्ट बना रहा है उसे हम कंटिन्यूअसली हटाते जाएं। सो दिस केस इज मोर इकोनॉमिकल देन फर्स्ट केस। दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, बट इसमें खर्चा नहीं होगा क्योंकि हम उसी में से चेंज करेंगे। नोट कीजिए, सावधानी रखनी है। नोट ये है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ any solid component is increased, solid component is increased, हम इस केस में ये लिखेंगे कि there is no effect। कहने का मतलब क्या है, ये एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने एग्जांपल लिया कि कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस और यहां से 2CO गैस। ठीक, जब हम यहां पे Kc लिखते हैं तो Kc क्या लिखते हैं हम? CO का होल स्क्वायर अपॉन CO2, या Kp कैसे लिखेंगे? PCO स्क्वायर अपॉन PCO। अब हम यहां पे ये देख रहे हैं Kc तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ना चाहिए, यानी इसको बढ़ाने का फर्क इस पे पड़ेगा। लेकिन कार्बन सॉलिड तो नहीं है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में, तो कार्बन सॉलिड जब एक्सप्रेशन में नहीं है तो उसको चेंज करने का कोई फर्क इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज्ड, किधर जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। क्यों?
क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं। सेकंड केस पूछूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंक्रीज्ड, रिएक्शन बैकवर्ड। और अगर थर्ड में पूछूं कि कार्बन सॉलिड इंक्रीज्ड, तो हम आंसर लिखेंगे इसमें नॉन। समझिए बात को। तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है तो इसको चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनको चेंज करने का फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। गैस को नोट कीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वाला इफेक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डेल्टा H नोट की वैल्यू क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी, इसका मतलब K बढ़ेगा। तो K को अफेक्ट करने वाला सिर्फ फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन किधर गई, बैकवर्ड, और K कम हो गया। सेकेंड केस कि डेल्टा H नोट की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव एक्सोथर्मिक, ठीक। तो उस केस में मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड, K की वैल्यू डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर कम कर दूं तो ये इधर जाएगा, K की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये सारा कंक्लूजन हमने कहां से लिखा है, log 10 K इज इक्वल टू डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा H नोट अपॉन 2.303 RT। अब यहां से मैं एक चीज देख रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर T1 लूं और उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिख दूं, मैं टेम्परेचर T2 लूं उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिख दूं, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। log 10 K बराबर डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा H नोट अपॉन 2.303 R T1। मैं इन दोनों को नहीं बदल रहा हूं, इसका रीजन मैंने बता दिया है कि हम इन दोनों को कांस्टेंट मानते हैं शॉर्ट रेंज टेम्परेचर। log 10 K2 इज इक्वल टू डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा H नोट अपॉन 2.303 R T2। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 2 - 1 कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि log 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन आएगा, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, कट जाएगा, यह आएगा डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो एक टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री, टेम्परेचर 27 से 127 कर दिया मान लो, एंड K बिकम्स 2 टाइम्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स 2 टाइम्स, तो वो हमसे क्या पूछ सकता है, डेल्टा H, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अपन करते हैं जो मैं यहां बोल रहा हूं कि मान लो हमें टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दे दिया 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका K1 वैल्यू दे दिया 10 टू द पावर 2 और K2 दे दिया 10 टू द पावर 1। हमसे पूछ सकता है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, बोलो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एक्टिव दिमाग रखने की आवश्यकता है। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कैसे, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, K कम, तो ऐसा क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। समझिए बात। तो एक तो छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि T1, या मैं ऐसे बोलूं इसको कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और रिएक्शन दे दी मैंने ऐसे भी, फ्रॉम 227 डिग्री सेंटीग्रेड टू 727 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट becomes 10 times
ठीक, ऑफ इनिशियल के। तो वैसे तो एंडोथर्मिक होगी। चलिए हमसे पूछ लिया कैलकुलेट डेल्टा एच नोट। अब डेल्टा एच नोट निकालने के लिए वो रिलेशन यूज कर लूं मैं। क्या रिलेशन आएगा? log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है? केल्विन। तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 500 और 727 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1000। और हमें ये बोल रहा है कि K बिकम्स 10 टाइम्स। इसका मतलब K2 अपॉन K1 मस्ट बी इक्वल टू 10। log 10 की वैल्यू अगर ये 10 रख दूं मैं तो ये वैल्यू होगी 1 बराबर डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R। यहां से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया डेल्टा एच नोट बराबर, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 2303 R। अब अगर आंसर जूल में पूछ रहा हो तो क्या करें? 2303 8.314 जूल पर मोल। और अगर आंसर कैलोरी में पूछ रहा हो तो R की जगह रख दे 2, आंसर आ जाएगा कैलोरी पर। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल इस सेक्शन से पूछा जा सकता है जिसमें आपसे चेंज इन एंथैल्पी पूछा जाए। हाँ, R की वैल्यू 1/12 यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जब भी एनर्जी पूछी जाए तो एनर्जी के लिए R की 2 यूनिट है, 8.314 जूल में और 2 कैलोरी में। तो हमेशा अपन उसी को रखेंगे। जब R की 1/12 वैल्यू तब यूज करते हैं जब हमें PV = nRT का यूज करना हो, प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में, तो ही R की वो वैल्यू यूज होती है। लेकिन जहां भी एनर्जी निकालनी होती है तो उस वैल्यू को कभी भी यूज नहीं करते, ठीक ना। तो इस चीज की सावधानी रखनी है। ये क्वेश्चन यहां से टेम्परेचर, ठीक। 2 फैक्टर हम देख चुके हैं लीच एटेलियर्स में, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेशर।